साथियों, CDP स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व एक वीडियो मेरे द्वारा जारी किया गया था, उसमें आप सबका स्नेह मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ। आशा है इसी तरह से आप हमसे सहयोग करते रहेंगे और हमें उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो और अधिक बेहतर तरीके से हम सामग्री आपके सामने परोस सकेंगे तथा आप वीडियो देखने के बाद किस तरह की सामग्री चाहते हैं इस पर भी अपना कमेंट दे सकते हैं। आपके सुझावों अनुरोधों का स्वागत है और आपकी आवश्यकता अनुरूप हम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हमारा जो विषय है वह है भारत का संविधान, भारत के संविधान का इतिहास। वैसे भारत का जो संविधान है कोई एक दिन की प्रक्रिया के तहत नहीं बना, यह सभी लोग जानते हैं। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली है और वर्तमान रूप में आने में काफ़ी समय लगा है। ये हम भारत के संविधान के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला तो यह है कि जब हमारे यहाँ मुग़लों का शासन था, उसी समय अंग्रेज़ों का आना प्रारंभ हुआ था और अंग्रेज़ व्यापारी के रूप में आए। केवल अंग्रेज़ नहीं आए इस देश में, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, तो तमाम यूरोपीय लोग आए और उन्होंने यहाँ पर व्यापार के माध्यम से अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। युद्ध भी हुए। तो प्रारंभ में जो स्थितियाँ बनी उसके तहत भारत में किस तरह से प्रभाव पड़ा और जो लोकतंत्र की जननी है ब्रिटिश प्रणाली, उसके अनुसार हमारे देश में जो वर्तमान समय में यह संविधान है इस रूप में आ पाया है। तो सबसे ज़्यादा योगदान ब्रिटिशर्स का है और हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। महारानी से अनुमति लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रयास किए। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सन 1600 का अधिकार पत्र, ये 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूरोप में हाथ से खेने वाली व पाल से चलने वाली नावों का स्थान भाप से चलने वाले स्टीमर लेने लगे और यूरोपीय व्यापारियों ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों से व्यापार को लाभ का सौदा समझा। जैसा मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ, इन देशों से व्यापार के लिए उन्हें अपने देश के शासकों से अधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। लंदन के व्यापारियों ने 24 सितंबर 1599 को निर्णय लिया कि एक कंपनी बनाई जाए। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र को चार्टर ऑफ 1600 भी कहा जाता है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू वेस्ट इंडीज, यह इस कंपनी का नाम था। यही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती रही और लंबे समय तक कंपनी ने प्रयास किया, भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोली और यहाँ पर व्यापार को फैलाया। इसके लिए तत्कालीन शासकों से भी सहयोग लिया और आगे जाकर उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमारे देश के राजाओं को अपनी ओर मिलाकर और विरोधी राजाओं को हराकर यहाँ पर अपना आधिपत्य कायम किया। यह एक बहुत ही अनोखी बात है क्योंकि इसके पहले हमारे देश की जो हालत थी वह किसी से छुपी नहीं है और अंग्रेज़ों के आने के बाद जो परिवर्तन हुए वह हमारे लिए, समाज के लिए वरदान की तरह किस तरह साबित हुए हैं,
ये हम भारतीय संविधान के इतिहास से समझने की कोशिश करते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा स्वीकृत इस अधिकार पत्र के अनुसार कंपनी को अनेक अधिकार प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए कंपनी द्वारा कानून बनाने के अधिकारों में ब्रिटिश क्राउन द्वारा निरंतर वृद्धि की गई। अनुशासन कायम रखने हेतु किंग कमीशन 1601, भारतीय उपनिवेश में रहने वाले ब्रिटिश प्रजाजनों पर नियंत्रण रखने हेतु 1661 का अधिकार, मुंबई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का 1668 का अधिकार पत्र इत्यादि। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों की कंपनियों ने एशिया तथा अफ्रीका में बाजार हथियाने में होड़ लगाई थी। विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था ने जन्म लिया था। इस नई व्यवस्था को समझने के लिए कुछ तथ्यों की जानकारी होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम जो होड़ लगी थी वो व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने की लगी थी, यानी साम्राज्यवाद के रूप में। पहले राजा महाराजा दूर दराज के प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाते थे। इसे हम फौजी साम्राज्यवाद कह सकते हैं। अब उस साम्राज्यवाद की जगह आर्थिक साम्राज्यवाद ने ले ली। साम्राज्यवादी देशों द्वारा अंकित देशों के बाजार पर कब्जा करना तथा उन पर एकाधिकार स्थापित करना, यह आर्थिक साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण लक्षण था। केवल बाजार ही नहीं, उन देशों के खनिज पदार्थ, यूरोपीय देशों के कारखानों में लगने वाला कच्चा माल तथा उनके आर्थिक संसाधनों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाया। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकीय अधिकारों में भारी फेरबदल किए गए। कंपनी का नियंत्रण शाही फरमान द्वारा या अधिकार पत्रों द्वारा किया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के पीछे कंपनी के कुशासन की पृष्ठभूमि थी। ब्रिटेन के राजनेता यह अनुभव करने लगे थे कि अब यह कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रही, यह कंपनी अब राजनीतिक तथा भौगोलिक शक्ति बन गई है। क्या एक व्यापारिक कंपनी को यह अधिकार था कि वह राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करे? प्लासी की लड़ाई 1757 के पश्चात कंपनी के अधिकारी वर्ग ने कंपनी में अफरा तफरी मचा दी थी। अधिकारियों ने सामान्य जनता को जमकर लूटा। उन्हें अंग्रेज नवाब कहा जाता था। बंगाल को उन्होंने दिल खोल कर लूटा और लूट की दौलत से इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करने लगे। स्वाभाविक है कि इससे इंग्लैंड की सरकार सतर्क हुई और उसने इसमें दखल किया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के प्रशासक गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित किया गया तथा उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यों का कार्यकारी मंडल नियुक्त किया गया। मुंबई तथा मद्रास प्रांत के गवर्नर उसके अधीन किए गए। गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारी मंडल को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नागरिक तथा सैनिक विषयों से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार थे। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया तथा सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। सन 1781 का अमेंडिंग संशोधन अधिनियम, नौकरशाही की नकेल कसी गई और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत पहली बार कंपनी शासन के अधीन सीमा क्षेत्र को साम्राज्य अर्थात ब्रिटिश अधिकृत सीमा क्षेत्र घोषित किया गया। सन 1788 का अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार
गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के अधिकारों के विषय की व्याख्या करने वाले अधिनियम प्रशासनिक कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किए गए थे। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारतीय व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1793 में समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो 1793 के चार्टर एक्ट से कंपनी को फिर से 20 वर्ष के लिए भारत के व्यापार का एकाधिकार मिला। कड़ी शर्तें लाद दी गई और इस चार्टर एक्ट से न्याय व्यवस्था तथा राजस्व के लिए स्वतंत्र व्यवस्था कायम की गई। सन 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। यूरोप में ईसाई धर्मोपदेशकों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। इससे यह साबित हुआ कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वह भारतीयों को कुछ अधिक प्रोत्साहित करना चाहती थी और लोकप्रियता भी हासिल करना चाहती थी। सन 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की पुनर्रचना के लिए चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस एक्ट के द्वारा शासनाधिकार को 20 वर्ष की वृद्धि दी गई। बंगाल प्रांत के गवर्नर जनरल को पदमुक्त कर दिया गया। उसके स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस नए पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम की धारा के अनुसार धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग आदि के कारणों से कंपनी के किसी पद पर सेवा के अयोग्य नहीं माना गया। दूसरी एक धारा के अनुसार भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया। इस तरह से जो गुलामी की प्रथा थी इसका उन्मूलन का सूत्रपात हुआ वह अंग्रेजों द्वारा हुआ, इसलिए हम अंग्रेजों के विशेष आभारी होते हैं। सन 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की श्रृंखला का यह अंतिम एक्ट था। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विधायी प्राधिकरण के रूप में समूचे ब्रिटिश भारत के कानून बनाने की शक्ति दी गई। तथापि इस कार्यकारिणी परिषद में कई परिवर्तन भी किए गए। कानूनी कामकाज के लिए अतिरिक्त 6 सदस्य जोड़ दिए गए। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद कानून बनाकर कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर सकती थी। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया और व्यापारी से वह शासक बने और बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो भारतीय जनता के हित में भी थी। तो यह अगली कड़ी में हम रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इसी आग्रह के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।